नमस्कार दोस्तों। आखिर कैसे बना भारत अंग्रेजों का गुलाम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हर भारतीय पाकिस्तान और बांग्लादेश को जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर हम उनके गुलाम कैसे बने। और सबसे पहले मैं आपको यह बात साफ कर दूं कि मैंने यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम क्यों लिया था। तो बता दूं कि बंटवारे से पहले यानी 1947 से पहले हम सब एक ही थे और ये इतिहास हम सब से जुड़ा हुआ है, तो जानना बेहद ही जरूरी है। भारत की गुलामी के लिए कोई खास दिनांक या साल नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा चला गया था, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे काफी हिस्सों में पकड़ बनाने में सफल रहे और उन्होंने भारत की सत्ता पर 1947 तक राज किया। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। हम अपने इतिहास में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात है सन 1588 की, जब लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। कंपनी से जुड़े व्यापारियों ने वहां की रानी एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। यह कंपनी दिवालिया घोषित हो गया था, क्योंकि यह कंपनी पैसा नहीं कमा पाई थी। जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा पर निकले तो अरब सागर से ही वापस लौट आए। इसके बाद फिर दोबारा से 1596 में पानी के जहाज लंदन से रवाना किया गया था, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ जाने से सब तबाह हो गया। ऐसी असफलताओं को देखकर रानी का दिमाग खराब हो जाता है और वह उन्हें पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारियों की जिद के चलते रानी को मानना पड़ा। तीसरी बार 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया जाता है। इस जहाज के कैप्टन का नाम हाकिस था। जहाज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। हाकिस शुरुआत में भारत में व्यापार करने की नीयत से नहीं आया था, इसलिए राजदूत के तौर पर उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उसका विशेष स्वागत किया था, उसे पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। शायद उस वक्त जहांगीर को इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस अंग्रेज के काम के मुआहदे को वह सम्मानित कर रहा है, एक दिन उसी काम के वंशज भारत पर शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था, लेकिन भारत से जितना पैसा कमाया उतना किसी देश से नहीं कमाया, क्योंकि शुरुआत में अंग्रेज व्यापार करने के मकसद से आए थे। उन्होंने देखा कि सूरत उस समय का सबसे धनवान प्रदेश, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जरिए काफी मुनाफा होता था। अंग्रेजों के भारत से कपड़ा, स्टील और मसालों के बदले उनके वजन के बराबर का सोना मिलता था। इसी के कारण सूरत में उस समय हर घर में सोने के भंडार थे और इतना सोना था कि उनको सोना तौल कर रखना पड़ता था। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वो जहांगीर को प्रसन्न कर चुके थे। इसलिए हाकिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसे बहुत समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी योजना में कामयाब होता चला गया। यही नहीं, वह जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार लेने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे उसने पुर्तगालियों को जहाजों को लूटना शुरू कर दिया था, क्योंकि असल में वह चाहता था कि जल्द से जल्द पुर्तगाली सूरत छोड़कर भाग जाएं, जिससे वह अकेला व्यापार कर सके। उसने पुर्तगालियों के जहाजों को समुद्र में डुबोना भी शुरू कर दिया। उसी दरमियान उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवाया, जिसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने एक और बड़ी गलती की। उसने हाकिस को इजाजत दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रोज 1615 में अम्बेसडर बनकर भारत आया था। थॉमस के बारे में एक बात मशहूर थी कि वह कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। थॉमस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का बहुत ही करीबी था, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्दी ही उसने अपना काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने बादशाह जहांगीर से मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए सर थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में एक पत्र लिखा, जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उसने जमाने में ट्रेड शब्द का मतलब लूट मार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए अपने एक दरबारी से वह पत्र पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को सब पहले से पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती है, और उसी दरबारी से पत्र पढ़ने को कहा गया। जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड
रेड वाले पत्र पर सिग्नेचर कर दिया और इस तरह अंग्रेजों को लूटमार करने की छूट मिल गई। अब तो वहाँ जहाँ भी जाते हैं बादशाह का सिग्नेचर दिखाकर लूटमार करते हैं। अब उन्होंने कारखाने भी खोल दिए और साथ ही लूटमार भी करने लगे। अंग्रेजों की लूटमार का तरीका ऐसा था कि भारत की भोली भाली जनता उनकी योजनाओं को भी नहीं भाग पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने लगाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक, यानी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इतिहास गवाह कि इस कंपनी ने कितने जल्दी अपने पैर पसारे। ऐसा कहा जाता है कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी ने लूटमार के साथ भारत पर भी राज करना चाहता था, लेकिन वहाँ ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। लेकिन एक गद्दार की वजह से अंग्रेजों को ऐसा करने का मौका मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने के लिए छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए, लेकिन वहाँ कभी भी उस समय कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला करना चाहा। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। रॉबर्ट अच्छी तरह से जानता था इतनी बड़ी सेना के सामने 1 घंटा टिकना भी मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बावजूद भी यह युद्ध जीत गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। आपको यह बता दें कि यह युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से मशहूर है, जिसने अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया। ऐसा कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम मीर जफर था। रॉबर्ट ने मीर जफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मीर जफर ने अपनी सेना को युद्ध बिना लड़े समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेजों की जीत कहा गया। रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सब की हत्या कर दी गई। मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया और इस तरह मीर जफर को सिंहासन मिल गया। मीर जफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेजों को गुलाम बन गए। इससे आगे क्या हुआ आप सब तो जानते हैं। आज हमारा देश ऐसे ही कई वीर जफर से भरा पड़ा हुआ है जो देश के अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे गद्दारों के साथ हमें क्या करना चाहिए कि हम फिर से किसी के गुलाम ना बन सके। अगर ये सब नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।